कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास जो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर था उससे बनने वाले सभी प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी याद रखिएगा, एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे सर एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। दोस्तों प्रिंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट और दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। आपका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन डी है दोनों सही नहीं है। आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए 1 और 2 दोनों सही, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 दोनों के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को भी अपनाया गया था और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी और इस समिति में कुल 10 यूरोपीय सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया था और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1813 में चाय और चीनी को छोड़ के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें सारे जो है व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। आपका पहला ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1853, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और चौथा है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 1800 चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 87। इसको याद रखिएगा कि चार्टर अधिनियम 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी संख्या 87, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। और बाद में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु भी एक मुख्य आधार बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 5। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में रिपीट हुआ है। इसका आपका आंसर होगा आंसर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान की शक्ति नहीं थी। ये याद रखिएगा, बजट पे बहस करने की शक्ति तो दे दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आपका आंसर होगा आंसर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था। याद रखिएगा इसको, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मैरिस। अब हम लोग अपना आगे का प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों यहीं से एक प्रश्न और पूछा गया है, उसको मैंने इसमें नहीं डाला है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि भारत का जो संघीय न्यायालय है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 1 अक्टूबर 1937 को इसका स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका हमारा आंसर होगा आंसर सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। जब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था तो संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक भाग था आपका आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आगे का देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न में एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे एक बार एक प्रश्न पूछा गया है
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? यानी ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो उसका भी आपका आंसर है भारत सरकार अधिनियम। इसलिए उस एक ही प्रश्न जब बार बार पूछा जा रहा था तो उसको मैंने इसमें नहीं डाला है, इसलिए इसको याद रखिएगा। प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी है आपका 1 और 3। इसका आपका आंसर होगा डी, 1 और 3। 1919 का जो प्रमुख विशेषता थी, पहली थी क्या? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और तीसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था जो थी वो 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही दे दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, और इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी 1919 का जो आपका अधिनियम था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, और ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में भी बांट दिया गया था। पहला क्या था? आरक्षित, और दूसरा था हस्तांतरित। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन है, नंबर 1 है भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा। ऑप्शन 2 है भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसका जो आपका सही आंसर है, आपका आंसर है वो सी, यानी नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी, और जो ऊपरी सदन था, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, जो ऊपरी सदन था उसे राज्य परिषद कहते थे, जिसका वर्ष कितना था, यानी कार्यकाल 5 वर्ष था, और इसमें सदस्य कितने थे? 60 सदस्य, और इन 60 सदस्य में से 34 निर्वाचित किए जाते थे और 26 मनोनीत किए जाते थे। जो निचला जो सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जिसका कार्यकाल क्या था? 3 वर्ष था। कार्यकाल 3 वर्ष था, और इसमें 144 सदस्य थे। इन 144 सदस्य में से 104 जो सदस्य थे वो निर्वाचित होते थे, तथा 40 जो है सदस्य थे वो मनोनीत किए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन 1 है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन 2 है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन 3 है आपका भारत सरकार अधिनियम 1909, और ऑप्शन 4 है भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। वैसे तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 का जो आपका आया था भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में दी गई है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। किससे? 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम से संबंधित है? निम्नलिखित में से संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम से प्रेरित है? आपका पहला ऑप्शन है 1909 का काउंसिल भारतीय काउंसिल अधिनियम, दूसरा है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, तीसरा है 1935 का भारत सरकार अधिनियम और चौथा है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका जो आपका वो आंसर है, आपका आंसर है नंबर 3, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में जो है द्वैध शासन लगा दिया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल किया गया था और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। और संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम है और साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज भी था। इसी अधिनियम ने भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की भी व्यवस्था की थी। इसी कारण इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही अधिनियम में संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर 2 इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। नंबर 3 इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है और नंबर 4 इसके द्वारा देशी रियासतें समाप्त कर दी गई। इसका आपका आंसर होगा आंसर ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है ये बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध कुछ इस प्रकार थे, जान लीजिए, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पे स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये सारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वह हमारे वर्तमान संविधान में भी है और ये जो सारी चीज़ें ली गई थी वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ली गई थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका हमारा आंसर यही है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हम लोग अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और चौथा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका जो हमारा आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा जो है भारत से अलग हो गया था। दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर सेम है, इसलिए उन प्रश्नों को नहीं डाला गया था। जैसे एक प्रश्न था किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी।
और 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।